मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वच्छता कार्यक्रम को और अधिक गति देने के लिए डोर टू डोर कचरा संग्रहण की निगरानी के रियल टाइम ट्रैकिंग पोर्टल और मोबाइल ऐप का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित के लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी में हुई बढ़ोतरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 68 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार किए प्रदान। खेल में कैथल के तीरंदाज हरविंदर व साहित्य एवं शिक्षा में सोनीपत के डॉक्टर संतराम देसवाल पद्म श्री से सम्मानित। और आपातकालीन तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कल प्रदेश के सभी जिलों में ऑपरेशन शील्ड नामक नागरिक सुरक्षा अभ्यास होगा आयोजित। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वच्छता कार्यक्रम को और अधिक गति देने हेतु आज डोर टू डोर कचरा संग्रहण की निगरानी हेतु रियल टाइम ट्रैकिंग पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस डिजिटल पहल से नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पार्षदों में लाइव लोकेशन के आधार पर कचरा संग्रहण के कार्य में लगी गाड़ियां और मैन पावर की सटीक जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। प्रत्येक नागरिक अपने क्षेत्र और एरिया में चलने वाली गाड़ी की लाइव ट्रैकिंग देख सकता है। वर्तमान में 37 नगर पालिकाएं इस पोर्टल पर लाइव हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में जिला नगर आयुक्तों और नगर निगमों आयुक्तों के साथ एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गई। शहरों में लेगेसी वेस्ट पर सख्त निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी शहर में कूड़े कचरे के ढेर नहीं दिखाई दिए जाने चाहिए। सरकार का लक्ष्य शहरों को स्वच्छ बनाना है। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत और रीकारपेटिंग के कार्य में तेजी लाई जाए और 15 जून तक सभी सड़कों के नवीनीकरण के कार्यों को पूर्ण किया जाए। सभी शहरों को बेसहारा पशुओं से पूरी तरह से मुक्त करने की दिशा में तीव्रता से कार्य किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। साथ ही इस वित्त वर्ष के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना के अंतर्गत ब्याज छूट घटक को जारी रखने और आवश्यक निधि व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है। 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट से 50% अधिक, कॉस्ट प्लस 50%, इस चीज का ध्यान रखा गया है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के जरिए से किसानों की कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल को कम किया गया है। The cost of working capital has been reduced by having this interest subvention scheme. Effectively 4% पर 2 लाख रुपए तक का लोन मिले, किसानों को कैपिटल मिले, वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में। 7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबवेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। इफेक्टिवली जो निकला है उसमें यह है कि करीब करीब 4% पे किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेल में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इस पहल से यात्रा सुविधाओं में सुधार होगा, लॉजिस्टिक लागत, तेल आयात और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आएगी, जिससे टिकाऊ और कुशल रेल संचालन को बढ़ावा मिलेगा।
उधर विकसित कृषि संकल्प अभियान कल से शुरू किया जाएगा। इस देशव्यापी अभियान की शुरुआत ओडिशा के पुरी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में होगी। ये अभियान अगले महीने की 12 तारीख तक चलता रहेगा और इसमें देश के 700 से अधिक जिलों को शामिल किया जाएगा। कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस व्यापक 15 दिन के अभियान में केंद्रीय कृषि मंत्री लगभग 20 राज्यों का दौरा करेंगे। किसानों और वैज्ञानिकों को प्रेरित कर उनके साथ सीधे संवाद स्थापित करेंगे। मंत्रालय के अनुसार जिन राज्यों में मंत्री यात्रा करेंगे उनमें हरियाणा, जम्मू, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, असम, मेघालय, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। अभियान का उद्देश्य किसानों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष प्रमुख खरीफ फसलों की आधुनिक तकनीकों की जानकारी देना है। साथ ही लाभकारी सरकारी योजनाओं और नीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अभियान के तहत टीमें किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड का सही उपयोग, फसल चयन और संतुलित उर्वरक आवेदन में मार्गदर्शन करेंगी और किसानों के नवाचार को समझने व अनुसंधान दिशा तय करने के लिए प्रतिक्रिया एकत्रित करेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर के अस्थायी और स्थायी परिसर की स्थापना के लिए पंचकुला में निःशुल्क भूमि की पेशकश की है। इस बारे में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। इस पत्र में मुख्यमंत्री ने परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह भी किया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस पहल से न केवल हरियाणा में फोरेंसिक विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य के युवाओं के लिए इस क्षेत्र में नए अवसर भी पैदा होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2025 के लिए 68 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 3 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 57 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को सार्वजनिक मामलों और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित होने वालों में जतिन गोस्वामी, कैलाशनाथ दीक्षित, साध्वी रितंबरा शामिल हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विवेक देबराय को मरणोपरांत यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में मंदा कृष्ण मडिग्गा, डॉक्टर नीरजा भटला, सैयद एनुल हसन, प्रशांत प्रकाश और नागेंद्र नाथ राय शामिल हैं। वहीं प्रदेश से कैथल के तीरंदाज हरविंदर को खेल और सोनीपत के डॉक्टर संतराम देसवाल को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए पद्मश्री दिया गया। हरविंदर ने पेरिस में स्वर्ण व टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता। वहीं डॉक्टर संतराम देसवाल 30 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। डॉक्टर संतराम देसवाल, साहित्य एवं शिक्षा। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और सिविल सेवा सहित विभिन्न विषयों और गतिविधियों के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, सुब्रमण्यम जयशंकर और प्रहलाद जोशी सहित कई केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। प्रदेश सरकार राज्य की आपातकालीन तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कल सभी जिलों में ऑपरेशन शील्ड नामक एक प्रमुख राज्यव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित करने जा रही है। सायं 5 बजे शुरू होने वाले ये व्यापक अभ्यास गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर हवाई हमलों, ड्रोन हमलों और अन्य युद्धकालीन
परिदृश्यों जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं का अनुकरण करना है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने आज बताया कि इस अभ्यास में सिविल डिफेंस वार्डन, पंजीकृत स्वयं सेवक और राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र संगठन और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स सहित युवा संगठनों को बड़े पैमाने पर शामिल किया जाएगा ताकि आपातकालीन परिदृश्यों में सहायता की जा सके। हरियाणा सहित देश भर में एक बार फिर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कल चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता में बताया कि हरियाणा में अब तक 15 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 3 स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इन मामलों की पुष्टि गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल और यमुनानगर जिलों में हुई है। डॉक्टरों के अनुसार कोरोना का ये वेरिएंट माइल्ड है, इस कारण सरकार ने अभी कोई नई एडवाइजरी जारी नहीं की है। हालांकि फिर भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि 12 संक्रमितों में से सिर्फ 1 मरीज को गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती करवाया है, बाकी सभी होम आइसोलेशन में हैं। आज के दिन 15 केसेस हुए हैं अभी तक हरियाणा में और 3 ठीक हो गए हैं, 12 अभी एक्टिव हैं और 4 ज़िलों में पाए गए हैं अभी तक पेशेंट्स। वो हैं गुड़गांव में पाए गए हैं, यमुनानगर में पाए गए हैं, करनाल में और फरीदाबाद। आइसोलेशन के लिए वार्ड्स बनाए जाएंगे। जैसे ही केसेस बढ़ेंगे तो आइसोलेशन के लिए वार्ड्स बनाए जाएंगे। हमारे जो सभी मेडिकल हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोग हैं, वेदर इट्स मेडिकल ऑफिसर हों या ANMs हों, उनको एक बारी फिर से कोर्स कराया जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर कोविड फिर से हो जाता है तो कैसे काम करना है। जी, एक ही आज के दिन गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती है, बाकी सारे होम आइसोलेशन। मैं आप सभी से यही बोलूँगी कि सतर्क रहें, सैनिटाइज़र रखें, मास्क रखें अपने पास में और ज़्यादा भीड़ भड़के की एरिया में ना जाएं। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि हाल ही में भर्ती 777 डॉक्टर्स में से 560 ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, जबकि 136 डॉक्टर जल्द ही ड्यूटी ज्वाइन करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश में दवाइयों की कोई कमी ना हो और मेडिकल मशीनरी ठीक से कार्य करे। हमने कहा था कि 777 डॉक्टर्स हमें लेने हैं, उनकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है हरियाणा में, तो 777 डॉक्टर्स में से 560 को तो आपको मालूम है CM साहब ने दे रखा है कि वो अपने स्टेशंस तक पहुंच गए हैं। इसके बाद 130 136 और डॉक्टर्स आने वाले हैं अगले 1 महीने में। उनकी भी भर्ती शुरू होगी, उनको बस स्टेशंस मिलने बाकी हैं। रह गए हैं कुछ 60-70, वो भी वेटिंग लिस्ट में जितने हैं उनको भी भर दिया जाएगा। बात आती है आपकी मशीन्स की और मेडिसिन की, तो मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी कि कोई मेडिसिन की कमी ना हो और मशीन्स जो भी चल रही हैं वो अच्छी तरह चलें और अगर नहीं चल रही तो नई मशीनें जल्द से जल्द लाई जाए। वहीं फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण का एक और मामला सामने आने के बाद जिले में मरीजों की कुल संख्या अब 4 हो गई है। खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज भी अब ज्यादातर कोरोना टेस्ट करवाने लगे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयंत आहूजा ने बताया कि अब तक मिले 4 मरीजों में से 3 ठीक हो चुके हैं। कोरोना की जांच के लिए सिविल अस्पताल में मलेरिया विभाग में लैब बनाई गई है। इस समय कोरोना के 2 वेरिएंट सामने आए हैं जो घातक नहीं है, फिर भी एहतियात बरतना जरूरी है। जिनको पिछले समय कोरोना काल में वैक्सीन लगी है, उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता मौजूद है, इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक 4 मरीजों की रिपोर्टिंग है। 4 मरीजों में से 3 मरीज पहले से ठीक हो चुके हैं और कोरोना की टेस्टिंग के लिए हमारे पास पूर्ण सुविधाएं हैं। जिस भी मरीज को खांसी, जुकाम, बुखार या नाक बहने की शिकायत है और उसको ऐसा लगता है कि उसको कोरोना की बीमारी है, तो वो टेस्ट करके ही पता चल सकता है कि कोरोना की बीमारी उसको है या नहीं है। 2 टाइप के वेरिएंट आए हुए हैं और इंटरनेशनली रिपोर्टेड वेरिएंट्स हैं। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट्स नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर हर्ड इम्यूनिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है। हर्ड इम्यूनिटी जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब कि जो पॉपुलेशन जिन्होंने वैक्सीनेशन ऑलरेडी लगाया हुआ है उनकी संख्या, उनकी तादाद काफी हद तक है।
उधर प्रदेश में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर हिसार के नागरिक अस्पताल में पूरा स्टाफ अलर्ट मोड पर है। सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में कोविड के केस मिलने के बाद सभी सिविल सर्जन के साथ विस्तार से चर्चा की है। टेस्टिंग के लिए हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। पीएचसी और सीएचसी में आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। वो गुड़गांव और फरीदाबाद में कुछ केसेस इसके रिपोर्ट हुए हैं। हालांकि हिसार में अभी तक कोई भी कोविड का केस नहीं मिला है, पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। चाहे वो आप लॉजिस्टिक्स की बात करें या टेस्टिंग के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लॉजिस्टिक्स हैं और हम इस पर पूरा काम कर रहे हैं। जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं वो ईयर मार्क कर लिए गए हैं, नॉट ओनली जीएच में बट हमारे जो एसटीसीएच हैं, सीएचसीज हैं, पीएचसी में, वहाँ पर भी आइसोलेशन वार्ड्स बनाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। जो कोविड प्रोटोकॉल है, कोविड बिहेवियर है, उसको फॉलो करने के लिए सबको बोल दिया गया है। जैसे कि ओपीडी में डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो सब मास्क पहन के रखें, बार बार जो अपने हाथ हैं वो हैंड सैनिटाइजेशन करते रहें, स्पेशली जब पेशेंट के कांटेक्ट में आए। और जो दूरी बनाने वाले और मास्क लगाने के लिए जो निर्देश देने हैं उसके लिए भी बोल दिया गया है। आज से सीईटी के लिए आवेदन शुरू होगा। इससे पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य भूपेंद्र चौहान ने ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से अपील की कि वे आवेदन प्रक्रिया के दौरान पूरी सावधानी बरतें और आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। 12 जून तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन शुरू करने से पहले अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। आवेदन पत्र में व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण बिल्कुल सही भरें तथा जन्म तिथि, माता पिता का नाम, अंक आदि की दोबारा पुष्टि अवश्य करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हिसार के महावीर स्टेडियम में आयुष विभाग की ओर से लगाए गए 3 दिवसीय योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। अब प्रशिक्षित शिक्षा विभाग के डीपीई व पीटीआई 29 से 31 मई तक संबंधित स्कूलों में योग प्रशिक्षण करवाएंगे। योग प्रशिक्षक पूजा ने बताया कि इस वर्ष हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। शिविर में प्रार्थना, ध्यान, शारीरिक अभ्यास व प्राणायाम आदि करवाए गए हैं। वहीं डीपीई कुलदीप नैन ने बताया कि जिले के सभी डीपीई व पीटीआई इस शिविर में भाग ले रहे हैं। यहां से हम योग सीखकर स्कूल में जाकर बच्चों को योग के बारे में अधिक जानकारी दे सकेंगे। है और कुछ आसन और प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास है और लास्ट में शांति पाठ के साथ खत्म होता है, वो हमने डीपीपीटीआईज को बताया है। और हमारा इस शिविर का उद्देश्य यही है कि जो ये ट्रेन डीपीपीटीआईज हैं वो आगे जाकर अपने अपने विद्यालयों में इस प्रशिक्षण के जो प्रोटोकॉल को करवाएं और जो 21 जून जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया जाना है उसमें जो बच्चे भागीदारी करें वो पूरी एक रूपता के साथ करें और जन जन तक जो योग का प्रचार प्रसार है वो फैले। प्रशिक्षण शिविर लेकर यहाँ से हम हर एक बच्चे तक योग को पहुंचाना है और जो माध्यम है हमारा हर घर तक योग पहुंचे ताकि हमारा हर साथी, हमारा हर नागरिक इस योग से स्वस्थ रहे और उन्नत भारत को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। एईओ कुलदीप मलिक व शिक्षक संजीव ने कहा कि ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि योग के माध्यम से हम अपनी पुरातन संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को योग सिखाने के साथ साथ एक संदेश गांव में भी जाएगा जिससे ग्रामवासी योग के प्रति जागरूक होंगे। पहले प्रशिक्षित हो रहे हैं यहाँ 3 दिवसीय शिविर में और यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के प्रत्येक विद्यालय में 3 दिन बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो सभी इस विधा से जुड़ें और योग का जो आध्यात्मिक, शारीरिक, सामाजिक लाभ है वो सभी को मिले, क्योंकि ये हमारी एक पुरानी विधा है जिस पर चलकर हमारे ऋषियों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त किया है। तो उस पथ पर हम भी उसके अनुगामी बने। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है तो हर चीज़ उसकी अच्छी है, उसका हर स्तर अच्छा है और जिस देश का स्वास्थ्य स्तर अच्छा है उस देश का समाज उन्नति और प्रगतिशील करने में उसको कोई नहीं रोक सकता। प्रशिक्षण लेने के बाद स्कूलों में भी बच्चों को प्रातः सभा में इस प्रकार की गतिविधियां करवाई जाएगी।
उधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कैथल में भी योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आज एक शिविर में योग प्रशिक्षक राम शरण व आयुष विभाग के डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। व्यक्ति को अपने शरीर को बीमारियों से दूर रखकर स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग क्रियाएं करनी चाहिए। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। जीवन में जिस प्रकार से मैं अक्सर अपने क्लास में अपने शिविर में कहा करता हूं, जिस प्रकार से शरीर के लिए सांस लेना जरूरी है, जिस प्रकार से पानी पीना जरूरी है, जिस प्रकार से भोजन लेना जरूरी है, उसी प्रकार से योग हमारे जीवन में अति आवश्यक है। ये हमारे जीवन की, हमारे संस्कृति की पुरानी धरोहर है, जिसको बीच के कालखंड में हम भूल गए थे। और स्वामी पुरातन समय में ऋषि पतंजलि ने और स्वामी दयानंद ने और अब इस जमाने में आकर के स्वामी रामदेव ने पूरी दुनिया के अंदर योग का डंका बजाया है और पूरी दुनिया के अंदर योग की क्रांति आई है। इस बार का जो थीम है, एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य है। योग एक जीवन शैली है और इस जीवन शैली को सभी को अपने जीवन में इसका जो है जीवन शैली इसका ग्रहण करना चाहिए। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है देश की, तो अकेले हम हॉस्पिटल से या दवाइयों से हम लोगों को इलाज नहीं कर सकते हैं। इसमें जो है अगर हम योग को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। वहीं शिविर में प्रशिक्षण ले रहे लोगों ने बताया कि व्यक्ति को स्वस्थ रखने में योग का बहुत महत्व है। आज के समय में आधुनिक खान पान के कारण इंसान अनेक बीमारियों का शिकार हो रहा है, जिससे योग कर बचा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ये योग करके मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। योग सभी को करना चाहिए और मैं बधाई देना चाहूँगा अमर गामड़ी के रहने वाले सभी को, क्योंकि यह योग की गंगा उनके यहाँ आई हुई है। इस गंगा में सभी ने स्नान करना चाहिए और सभी को योग करना चाहिए। तो जब तक योग ना करें हमारे लिए तो कोई काम हो ही नहीं सकता। हम तो योग के सहारे जी रहे हैं। जब तो योग ना दिन में करें तो ऐसा लगता है सब कुछ छूट गया है। हम योग के बिना रह नहीं सकते और 20 साल से हम योग के साथ ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब जागरूक हो जाते हैं लोग, कोई महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, सोचते हैं सभी योग में साथ जुड़े और योग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक्स पर उन्होंने अपने संदेश में कहा कि विदेशी हुकूमत की कठोर से कठोर यातनाएं भी मातृभूमि के प्रति भारत माता के सच्चे सपूत वीर सावरकर के समर्पण भाव को डिगा नहीं पाई। आजादी के आंदोलन में वीर सावरकर के अदम्य साहस और संघर्ष की गाथा को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। देश के लिए उनके त्याग और समर्पण विकसित भारत के निर्माण में भी पथ प्रदर्शक बना रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी वीर सावरकर की जयंती पर उनको नमन किया। सीएम ने कहा कि अंग्रेजों द्वारा कालापानी के कारावास में वीर सावरकर को दी गई अमानवीय यातनाएं भी उनके स्वाधीन भारत के संकल्प को टस से मस नहीं कर सकी। उनका त्याग, तपस्या और मातृभूमि के प्रति समर्पण हर भारतीय के लिए एक अमिट प्रेरणा है। वीर सावरकर केवल एक नाम नहीं, स्वाभिमान और स्वराज का संघर्ष है। उनकी विरासत युगों तक हमारे विचारों और कर्मों का पथ प्रदर्शक बनी रहेगी। रोहतक के दादा लक्ष्मी चंद राज्य प्रदर्शन एवं कला विश्वविद्यालय के नए कुलपति अमित आर्या ने आज कार्यभार ग्रहण किया। राज्यपाल ने एक दिन पहले ही उनको इस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया था। गौरतलब है कि अमित आर्य करीब 10 वर्ष तक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं। वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। हरियाणा के फिल्म एवं मनोरंजन नीति तैयार करने में भी उनका अहम योगदान रहा है। कुलपति अमित आर्य ने कार्यभार संभालते ही अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए कहा कि वे विश्वविद्यालय को नए आयाम पर लेकर जाएंगे। वो अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगे। है कि आज मेरा पहला दिन है और जैसे कि आपने कहा कि मैंने कार्यभार संभाला है, तो पहली बात तो ये कार्य है, ये इसको मैं बाहर नहीं समझता हूँ। तो जो भी करता हूँ वो खुशी खुशी करता हूँ, अच्छे से करता हूँ और बहुत अच्छा करेंगे। मैं आपको ये भरोसे के साथ और विश्वास के साथ बहुत आगे बढ़ेंगे।
सब मिलके एक टीम के नाते। मैं तो चाहूँगा कि ये हमारे पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 हो, ये मेरी इच्छा है। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता कल संपन्न हुई। प्रतियोगिता के अंतिम दिन विभिन्न वर्गों की पुरुष वर्ग ग्रीको रोमन कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में हरियाणा ओवरऑल विजेता रहा, वहीं महाराष्ट्र ने दूसरा और उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान हासिल किया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि इस राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में देश भर से 25 राज्यों के 600 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश की लड़कियों ने फ्री स्टाइल में 10 में से 7 स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा का परचम लहराया है। फ्री स्टाइल में लड़कों ने 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। वहीं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि 3 दिवसीय रेसलिंग प्रतियोगिता खिलाड़ियों के आत्मविश्वास, अनुशासन और मेहनत की प्रदर्शनी बनी है। वियतनाम के लिए जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ भी नाम रोशन किया और भारत का नाम दुनिया में अब रोशन करने के लिए यहाँ से निकल कर जाएंगे। वियतनाम में इनका चैंपियनशिप है, उसके लिए बच्चे सीधा यहाँ से जाएंगे। हमें इस बात का सौभाग्य है कि इतना बड़ा आयोजन पलवल में हमने पहली बार किया। यहाँ के युवाओं में भी एक अच्छा जोश देखने को मिला। 10,000 से के युवाओं का फुटफॉल यहाँ पर लगातार हर दिन 3 दिन में रहा है और हमारे यहाँ के युवा भी इस बात को प्रेरणा लेकर जाएंगे और खेलों में अच्छे से हिस्सा लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। खिलाड़ियों के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और हमारी जो अंडर 17 की टीम है बहुत ही मजबूत है। कल बच्चियां भी सेलेक्ट हुई हैं, आज ग्रीको रोमन की कुश्ती है और तो फ्री स्टाइल की कुश्ती हुई थी और उन बच्चों को मैं उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं और वियतनाम से अच्छे मेडल लेकर के आए, इनकी शुभकामनाएं देता हूं। वहीं पदक विजेता खिलाड़ियों ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर देश का नाम रोशन करेंगे। व्यवस्था कर रखी है और थोड़े 5-7 दिन पहले मेरा खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल आया है और पिछले साल भी कैडेट में ब्रॉन्ज मेडल था। ओलंपिक में रेसलिंग का 1 ना 2 मेडल रहता है हमेशा और हमारी सरकार से यही गुजारिश है खिलाड़ियों को सपोर्ट करे। और मैं अभी तक अंडर 17 जो तुर्की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें मैं ब्रॉन्ज मेडल था, मैं एशियन चैंपियनशिप में मैं गोल्ड मेडल था जो बहरीन में हुई थी और यहाँ पे मैं इंटरनेशनल तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है और सरकार ने बहुत अच्छा प्रतियोगिता करवाई हुई है। हरियाणा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, युवाओं का बहुत हौसला बढ़ता है। और ये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बयान में कहा गया कि ITR फॉर्म में महत्वपूर्ण संशोधन और लोगों को आवश्यक दस्तावेज हासिल करने का समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। करदाताओं के लिए सहज और अधिक सटीक फाइलिंग सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अल्पकालिक बाढ़ सुरक्षा कार्यों तथा ड्रेनों की आंतरिक सफाई की प्रगति की समीक्षा की। ड्रेनों की आंतरिक सफाई की वर्तमान गति पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉनसून आने में बहुत कम समय बचा है और अभी ये काम शेष है। उन्होंने समय सीमा निर्धारित करते हुए इस संबंध में सभी लंबित कार्यों को बिना देरी के पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य सचिव 10 जून को फिर से इस कार्य प्रगति की समीक्षा करेंगे। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासन के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विशिष्ट क्षेत्रों में जल भराव के कारणों की पहचान करने तथा स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए लक्षित योजनाएं बनाने के भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और पंचायतों द्वारा अनुशंसित बाढ़ सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।